जो खबर मैं लेडी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मैं ऐसी थी कि जैसे पत्थर की हो चुकी थी। मुझे रवि की बातें याद आने लगीं। मेरे सवाल सुनकर एकदम से घबरा जाना, मुझे बेमतलब डांट देना, गुस्सा करना, रात रात भर मेरे पति का अपनी माँ के कमरे में रहना, मेरी सास का यो बेखबर होकर सोना। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, कोई बेटा कैसे इतना बड़ा पाप कर सकता है, इतना बड़ा पाप सगी माँ के साथ। मैं सोच भी नहीं सकती थी। टप टप मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या कोई आदमी अपनी माँ के साथ ऐसा घिनौना खेल भी खेल सकता है? मेरी अक्ल दंग थी। मुझे लग रहा था जो कुछ मैं डॉक्टर से सुनकर आई हूं वह झूठ था। जो रिपोर्ट मैंने 2 हॉस्पिटलों में चेक कराई थी वह भी झूठी है। माँ बेटे की जो मोहब्बत और सम्मान मैंने अपने पति और सास में देखी थी, मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार ही ना था। लेकिन हर गुजरी बात रवि को ही मुजरिम साबित कर रही थी। और फिर मुझे एक ऐसा सबूत मिल गया जिसने रवि का असल रूप मेरे सामने लाकर रख दिया कि जब मैं अपनी सास के कमरे में गई थी। और फिर सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही तनाव का शिकार रहता है। चाहे इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन दिल में कभी भी सास के लिए बहू के दिल में मोहब्बत नहीं होती, और ना ही सास के दिल में बहू लिए मोहब्बत होती है। जैसे कि इंसान माँ के लिए महसूस करता है या अपनी बेटी के लिए महसूस करता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। हालांकि शादी की पहली रात एक औरत के लिए बहुत खास होती है। बहुत सी बातें होती हैं वह अपने पति से करना चाहती है, सुनना चाहती है, अपनी शादी की पहली रात को यादगार बनाना चाहती है। लेकिन मेरी वह शादी की पहली रात भी मेरी सास की नजर हो गई थी। ना तो मेरी सास बहुत ज्यादा बीमार थी और ना ही बिस्तर पर पड़ी रहती थी। ठीक ठाक थी, सेहतमंद थी और रंगरूप भी सफेद था। बिल्कुल तरोताजा, कोई दिक्कत नहीं दिखती थी, बल्कि वो तो अभी तक जवान ही दिखती थी। लेकिन शादी की रात जैसे ही रवि मेरे कमरे में आए, तो अभी उन्हें बैठे कुछ ही देर हुई थी। अभी तो उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की थी। मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी तक नहीं पहनी थी कि तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि फौरन से खड़े हो गए। घर में मेरे पति और सास के अलावा दूसरा कोई न था, इसलिए उस समय तो सास के अलावा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता था। रवि ने दरवाजा खोला तो मेरी सास सामने ही बड़ी बदहवास खड़ी थी। कहने लगी, रवि, मेरे पाँव में फिर वही दर्द उठ रहा है। मेरी सास के चेहरे पर दर्द के आसार भी नजर आ रहे थे, जैसे कि वह बहुत ही तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो। रवि कहने लगा, आप चले मम्मी, मेरे साथ, मैं आपके पाँव की मसाज कर देता हूँ। यह कहकर वह अपनी माँ के साथ कमरे से बाहर चला गया। मुझे लगा रवि कुछ देर में वापस आ जाएगा, लेकिन पूरी रात मेरी आंखों में कट गई थी। मेरा इंतजार इंतजार ही रहा, लेकिन रवि नहीं आया। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं पूरी रात से इंतजार की सूली पर लटकी हुई थी। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने अपने कपड़े बदले और गुस्से की हालत में ही लेट गई। ठीक है, माँ भी बहुत अहमियत रखती हैं, लेकिन शादी की पूरी रात वह आदमी कुछ देर के लिए भी मेरे पास नहीं आया था। मुझे अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। गुस्से के मारे मेरे आंसू निकलने लगे थे। मेरी सास इतनी भी बीमार नहीं लग रही थी कि रवि पूरी रात माँ की सेवा में गुजार देता। अपना जी जलते हुए ना जाने कब मुझे नींद आई थी। मैं गहरी नींद में थी जब किसी ने मुझे झिझोड़कर उठाया था। मैंने मदी मदी आंखों से देखा था, सामने रवि खड़ा था। कहने लगा, मैडम जी, कब तक सोने का इरादा है? वह बड़ा मुस्कुराकर मुझसे पूछ रहा था। जैसे ही मुझे रात की बात याद आई, मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उठकर बैठ गई। रवि कहने लगा, जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर आओ, मम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया हुआ है। वह यूं बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर मैं वॉशरूम में चली गई। तैयार होने के बाद बाहर आई तो मेरी सास तारो ताज़ा सी टेबल को नाश्ते से भर रही थी। यूं लग रहा था जैसे नहा धोकर बाहर आई हूं, लगी ही नहीं रहा था। वह रात को इतनी बीमार थी कि रात भर बेटे से सेवा करवाती रही। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे पास आ गई। मैंने झुककर आशीर्वाद लिया तो मुझे कंधों से उठाकर मेरे माथे को चूम लिया। कहने लगी, हमेशा खुश और आबाद रहो, हमेशा सुहागन रहो, आओ बैठो, नाश्ता करो। मैं तो अपनी सास को देखकर हैरान थी। वो यूं जाहिर कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं चुपचाप खामोशी से टेबल पर बैठ गई। रवि मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। नाश्ते के दौरान मैंने सास कहा कि आपकी तबीयत अब कैसी है? मेरी बाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए रवि की तरफ देखा था। कहने लगी,
जिसका रवि जैसा बेटा हो उसकी माँ को क्या हो सकता है। बस उसने मेरे पाँव की मालिश की और न जाने कब मुझे गहरी नींद आ गई। मुझे तो फिर होश ही नहीं रहा। बस सुबह जाकर मेरी आंख खुली, देखा तो 9 बज रहे थे, इसलिए जल्दी जल्दी उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरी सास रात को थोड़ी देर की मालिश से सो गई थी तो फिर रवि कमरे में क्यों नहीं आया। रवि नाश्ता करके चला गया तो मेरी सास कहने लगी, मेरा बेटा तुम्हें कैसा लगा। रवि की आदत वैसे बहुत अच्छी है, जब वह मेरा इतना ख्याल रखता है तो तुम्हारा भी जरूर रखेगा। मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान थी। मैंने कहा, वह तो रात भर कमरे में आए ही नहीं, शायद आप गहरी नींद सो गई थीं, लेकिन वह फिर भी आपके पांव दबाते रहे। मेरी बात सुनकर मेरी सास के माथे पर बल पड़ गए, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर कहने लगी, नहीं, वह तो मेरे सामने ही मेरे कमरे से जा चुका था, तुम्हारे पास क्यों नहीं आया। मैंने तो खुद उससे कहा था कि बस करो मेरी सेवा और जाओ, अपनी पत्नी के पास क्या सोचेगी बहू। जितनी मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान थी, उतनी हैरत मेरी सास के चेहरे पर भी थी। फिर उन्होंने जैसे खुद को झटका था, कहने लगी, असल में उसने ही मेरी आदत को खराब किया है। जब तक रवि मेरे पांव ना दबाई, मेरे पांव की मसाज ना करें, मुझे नींद ही नहीं रहती। रात होते ही मेरे पांव में दर्द बहुत तेजी से उठने लगता है और वह मेरे पांव का मसाज कर देता है, तो मैं ऐसी गहरी नींद सोती हूं कि पूरी रात मुझे होश ही नहीं रहता कि कहाँ हूं। फिर तो बस मेरी सुबह ही आंख खुलती है। खैर, तुम चिंता मत करो बहू। रवि घर आता है तो मैं उसके कान खींचती हूं और उससे पूछती हूं। मैंने हाँ में सर हिला दिया और नाश्ता करने लगी। लेकिन यह एक दिन की कहानी नहीं थी, अब यह रोज का रूटीन बन गया था। जब भी रवि कमरे में आता, कुछ देर बाद ही मुझसे कहता, तुम सो जाओ, बस मम्मी के पैर दबाकर मैं अभी आता हूं। फिर रवि कमरे से बाहर चला जाता और मैं उसका इंतजार ही करती रह जाती। 2-3 दिन जब यही तमाशा जारी रहा तो फिर मैंने रवि से पूछ ही लिया कि रवि, आप रात को सोते कहाँ हैं, क्योंकि मम्मी जी के पांव दबाने के बाद तो वह गहरी नींद सो जाती है। उन्हें तो यही लगता है कि आप मेरे पास आ जाते हो। मेरी इस बात पर रवि की रंगत उड़ी थी। वह कुछ परेशानी का शिकार हुआ था। कहने लगा कि असल में मैं मम्मी के पांव ही दबाता रहता हूं, मुझे अपनी माँ की सेवा करके बहुत सुकून मिलता है। मैंने कहा, फिर मुझसे शादी क्यों कि आपने अपनी माँ की सेवा ही करते रहते। अगर पत्नी को लाए हो तो उसके कुछ हक भी होते हैं, जिन्हें पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बात सुनकर रवि ने मुझे गुस्सैली नजरों से देखा था। कहने लगा, बस मुझे इसी बात का डर था। ये जो पत्नी जैसी आफत होती है ना, घर में कदम रखते ही बेटे को उसकी माँ के खिलाफ करना शुरू कर देती हैं। ऐसा जहर भरती है कि बेटे माँ को धक्के देकर घर से निकाल देते हैं। इसलिए मैं शादी के खिलाफ था, लेकिन मेरी माँ को न जाने क्या शौक था बहू लाने का। मुझे तो पहले ही पता था कि कोई भी लड़की हो, यह बात बर्दाश्त नहीं करेगी कि मैं अपनी माँ की इतने दिल से सेवा करता हूँ। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि रवि मुझे यह सब बातें कहेंगे। मैंने तो एक आम सी बात की थी, लेकिन उन्होंने तो इसका मतलब उल्टा ले लिया था। मैंने कहा, रवि, मुझे भला क्या तकलीफ हो सकती है कि आप अपनी माँ की सेवा करें। बेशक करें, लेकिन जब वह गहरी नींद सो जाती है तो वापस कमरे में आ जाया करें। मैं भी कुछ सपने सजे इस घर में आई हूं, आपको मेरे जज्बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरी बात सुनकर रवि खामोश हो गया, फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। कभी मुझे देखता, कभी नजरें चुरा लेता, फिर गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वह तो मैं तुम्हारी नींद की खराबी का सोचकर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं आता था, क्योंकि मेरे लिए तुम भी बहुत अहम हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। उस रात ही रवि कुछ देर बाद कमरे में आ गया था। काफी देर तक मुझसे बातें भी करता रहा, लेकिन उसकी बातों में ज्यादा उसकी माँ की बातें ही थीं। यही कहता रहा कि मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है। मैं चाहता हूं कि तुम कभी भी हम दोनों की मोहब्बत के बीच में मत आना, वरना पछतावे के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। रवि बात तो मुझे नॉर्मल शब्दों में ही कर रहा था, लेकिन उसके शब्द मुझे अंदर से छुप कर रह गए थे। ठीक है, रवि को अपनी माँ से मोहब्बत थी, लेकिन यह क्यों समझता था कि मैं उसकी माँ से उसे अलग कर दूंगी। शायद हमारे समाज में भी ये बात बहुत आम हो गई है कि लड़कियां आते ही अलग घर की जिद करने लगते हैं। इसलिए रवि मेरे बारे में सोच रहा होगा,
यह सब सोचकर मैंने खुद को समझ लिया था, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा न था। खैर, रवि की बाहों में यह मेरी पहली रात थी। शादी की पहली रात तो रवि कमरे में आए ही नहीं था, और उसके बाद भी न जाने कितनी रातें मैंने तड़प कर गुजर थी। आज जब रवि ने मुझे अपनी बाहों में भर तो मैं सब कुछ भूल गई, क्योंकि मैं अपनी इस रात को यादगार बनाना चाहती थी। बहुत जल्दी ही मैंने किचन भी संभाल लिया था और अपनी सास की जी जान से सेवा भी करती थी। उनका व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, बिल्कुल बेटियों वाला। यह सब देखकर रवि भी बहुत खुश था। एक रात मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बराबर वाली साइड खाली थी। मैंने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे कुछ प्यास से महसूस हो रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मुझे लगा शायद रवि ड्राइंग रूम में है, बैठे टीवी देख रहे होंगे। अक्सर वो नींद ना आने की वजह से रात को ड्राइंग रूम में टीवी देख लिया करते थे, लेकिन ड्राइंग रूम तो बिल्कुल खाली पड़ा था। घर पर सिर्फ 3 ही कमरे थे। एक ड्राइंग रूम था, एक मेरी सास का कमरा और एक हमारा रवि। ना तो ड्राइंग रूम में थे ना ही गैलरी में। मुझे लगा शायद अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं। मैंने पानी पिया और वापस अपने कमरे में जाने लगी। मैं गहरी नींद से उठी थी, इसलिए अभी मेरे ऊपर नींद का असर था और मेरी आंखों में खुमारी थी। लेकिन मुझे अपनी सास के कमरे से अजीबोगरीब आवाज आने लगी। वह सुनकर तो मेरी नींद भाग गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सास के कमरे में मेरी सास के अलावा कोई और है, और रवि के अलावा तो घर में कोई भी मर्द ना था। मैंने सोचा कि चलो चलो मैं सास के कमरे में झांक कर देखती हूँ। अगर रवि हुए तो मैं उन्हें बोलेगी कि वह आ जाएं। कब तक माँ के पांव दबाते रहेंगे? रात के 3 रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सास के कमरे के दरवाजे का हैंडल घुमाया, कमरा अंदर से लॉक था। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी। घर में कोई भी तो गैर नहीं था। फिर रवि का क्या मकसद था कि वह अपनी माँ का कमरा लॉक करके उनके पैर दबाए? मैं हल्की हल्की कमरे में दस्तक दी। जैसे ही दस्तक की आवाज अंदर तक पहुंची, अंदर की बातें करने की आवाज एकदम बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई मौजूद ही ना हो। मैं फिर से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार मायूस होकर मैं अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मेन बेड पर लेती लेती कुछ देर बाद ही रवि भी कमरे में दाखिल हुआ। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। मुझे जाकर देखकर कहने लगा, सोई नहीं तुम अभी तक? मैंने कहा कि मैं मम्मी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला मेरी? ये बात सुनकर रवि के चेहरे की रंगत उड़ी थी। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहने लगा, अब तुम हम माँ बेटे की जासूसी पर उतर आई हो। रात को उठकर यह देखा करोगी कि मैं अपनी माँ की सेवा कैसे करता हूँ। रवि मुझे बहुत ही उखड़े शब्दों में बात कर रहा था। मैंने कहा, रवि, आप हर बात का गलत मतलब क्यों लेते हैं? मैं तो यह सोचकर आई थी कि सुबह आप ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस आते हैं और फिर रात देर तक अपनी माँ के पांव दबते रहते हैं। आपको भी आराम की जरूरत है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप करवा दिया। कहने लगा, अच्छा बस बस, यह चापलूसी भरी बातें मेरे साथ मत करो। मैं अच्छी तरह से औरत की नेचर को जानता हूँ। आज के बाद खबरदार, जो तुमने मेरी माँ के कमरे के अंदर झांकने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आता था कि रवि सिर्फ अपनी माँ के मामले में इतनी सख्त मिजाज क्यों हो जाते हैं। हालांकि वैसे मुझे ठीक से बात करते थे। मुझे घूमने फिर आने भी ले जाते थे। कभी कभी बाहर से खाना लाकर दे देते, तो कभी कभी कहते चलो बाहर होटल में खाना खाते हैं। अगर मैं कोई चीज़ मंगवाती तो फौरन से लाकर दे देते, कभी भी मन नहीं करते थे। लेकिन जहां बात उनकी माँ की आती है, वह यूं नजरें बदलते कि जैसे मैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हूं। मैं अभी इन्हीं उलझन में उलझी हुई थी कि एक दिन रवि मुझसे कहने लगा कि वह आज रात भर नहीं आएगा, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस जा रहा है और रात भर वहीं रहेगा। मुझे कहने लगा, ऐसा करना, तुम माँ के कमरे में थोड़ी देर बैठ जाना, उनके पांव दबा देना। जब वह सो जाएं, तभी तुम जाकर अपने कमरे में सोना। मैं ऐसा ही किया था। मैंने अपनी सास के पांव दबाए तो वह सो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उनके पैरों का मसाज करना चाहा, मैंने देखा उनके पांव और पांव के कुछ ऊपर के हिस्से पर नाखूनों के निशान थे। ये देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरी सास नींद में थी, लेकिन नींद में भी बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी से अपना हाथ छुड़ा रही हूं। यह समझ से बाहर था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। मुझे लगा शायद वह कोई डरावना सपना देख रही हैं। मैंने उन्हें झंझोर के उठाना चाहा, लेकिन
वह इस कदर गहरी नींद में थी कि होश में नहीं आ रही थी। मुझे लगा जैसे उन्होंने नींद की कोई हैवी डोज ली है। खैर, मैं समझ गई थी कि रात को मुझे उनके कमरे से बातें करने की आवाज़ क्यों आती है। शायद मेरी सास को नींद में बड़बड़ाने और बोलने की आदत थी। मैं भी पूरे दिन की थकी हुई थी, इसलिए अपने कमरे में आकर लेट गई। सुबह मेरी आंख कुछ अजीब से शोर से खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की तबीयत खराब हो रही हो। उल्टियां कर रहा हो। मैं फौरन से उठकर बाहर आई तो आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं फौरन से अपने सास के कमरे में गई। उनके वॉशरूम में गई तो वह उल्टियां कर रही थी। उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। यह देखकर मैं भी परेशान हो गई। मैंने उन्हें कमरे में लाकर बिताया। वह कहने लगी, ऐसा करो, रवि को फ़ोन कर दो। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। उनके चेहरे का रंग भी मुझे एकदम से पीला सा लग रहा था। मैंने फौरन रवि को फ़ोन किया, लेकिन वह कहने लगा कि मैं यहाँ फार्म हाउस में फंस गया हूँ। फार्म हाउस की तरफ बहुत तेज़ तूफानी बारिश हुई है और सारे रास्ते लगभग बंद है, इसलिए मैं शायद शाम तक ही वापस आऊँगा। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। मेरी सास की हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए मैंने फौरन से रिक्शा लिया और सास को बिठाकर डॉक्टर के पास ले आई। लेडी डॉक्टर ने कहा कि इनका बीपी लो हो गया है। उसने ड्रिप लगेगी और 2-3 टेस्ट भी कर लिए। और उसके बाद जो खबर उसने वह सुनकर मैं अपने होश खो बैठी थी। वह कहने लगी, तुम्हारी सास माँ बनने वाले हैं और इस उम्र में अगर वह इस हालात से गुजरेंगी तो जाहिर सी बात है उन्हें तकलीफ ज्यादा होगी। मेरे तो जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ये कहते हुए मेरी आवाज़ हलक में अटक रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमने 2 बार टेस्ट रिपोर्ट चेक की है, क्योंकि हमें भी इस बात का विश्वास नहीं आ रहा था कि वह इस उम्र में माँ बनने जा रही है। इसलिए हमने आपकी सास की 2 बार टेस्ट किए हैं। मेरा सर बुरी तरह से चक्कर आने लगा था। मेरी सास एक विधवा औरत थी। मेरे ससुर को मरे हुए कई साल गुजर चुके थे। ये कैसे मुमकिन था? मेरा दिमाग सोचने समझने से बंद था। ड्रिप और इंजेक्शन के बाद मेरी सास की हालत कुछ बेहतर हुई, तो मैं उन्हें घर लाने की बजाय एक दूसरे अस्पताल ले गई। वहां जाकर मैंने दोबारा से उनका चेकअप कराया, क्योंकि मुझे अभी भी रिपोर्ट पर शक था। लेकिन जवाब वहीं आया। जिसका मुझे डर था वह बाकी प्रेग्नेंट थी। ये बात मैंने अपनी सास से तो नहीं कही, लेकिन ये बात मेरे अंदर ऊधम मचा गई थी। रात भर तो रवि ही मेरी सास के कमरे में होते थे। जो कुछ मेरे दिमाग के पर्दे पर आ रहा था वह सोचना भी मुझे पाप लग रहा था। मैं जिस दिमागी तकलीफ से गुजर रही थी उन्हें शब्द अश नहीं दे पा रही थी। मेरी सास हर बात से अनजान निढाल हो रही थी और मेरा यह हाल था कि काटो तो खून नहीं। मेरे दिमाग में उठने वाले सवालों ने मुझे दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। कोई भी सगा बेटा भला अपनी सगी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं जब तक घर पहुंची थी मैं बेजान सी हो चुकी थी। मेरी सास खुद अलग परेशान थी अपनी तबीयत की वजह से, इसीलिए वह अपने कमरे में चली गई, जो खबर में लेडी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। मैं पत्थर की तरह हो चुकी थी। मुझे रवि की गुजरी सारी बातें याद आने लगीं। मेरे सवालों को सुनकर एकदम से घबरा जाना, मुझे बिना मतलब दांत देना, मेरे ऊपर गुस्सा करना, मेरी सास का यूं बेखबर होना होकर सोना। लेकिन कोई सगा बेटा कैसे इतना बड़ा पाप कर सकता है? सगी माँ के साथ इतना बड़ा पाप मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। तप तप करके मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या कोई आदमी माँ के साथ ऐसा घिनौना खेल भी खेल सकता है? मेरी अकल दंग थी। मुझे लग रहा था जो कुछ मैं डॉक्टर से सुनकर आई हूं वह झूठ था। वह रिपोर्ट जो मैंने 2-2 हॉस्पिटलों से कराई थी वह भी झूठी है। माँ बेटे की जो मोहब्बत और सम्मान मैं अपने पति और सास में देखा था, मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन हर गुजरी बात रवि को ही मुजरिम साबित कर रही थी। फिर मुझे एक ऐसा सबूत ही मिल गया जिसने रवि का असल रूप मेरे सामने लाकर रख दिया। जब मैं अपनी सास के कमरे में गई और फिर सामने साइड टेबल पर रखी तेल की शीशी मैंने ली और वह लेबोरेटरी में दे दी। मैंने कहा कि मुझे इसकी रिपोर्ट जल्दी ही चाहिए। उसकी रिपोर्ट ने मेरे सारे शक दूर कर दिए थे मेरे लिए। यह एक नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत थी। इस तेल में नशा डाला गया था। वह पैर के तलवों पर लगता। वह नशा शरीर के अंदर चला जाता था और इंसान को बेहोश कर देता था।
मैं सोच भी नहीं सकती थी एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत भी कर सकता है। शाम को जब रवि घर आया तो मैं अपनी सास को नींबू पानी पिला रही थी। मेरी सास की हालत देखकर रवि परेशान हो गया। मेरी सास ने जब यह कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो वह मुझसे अपनी माँ की खैरियत पहुंचने लगा कि क्या हुआ था माँ को। डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने कहा, आप कमरे कमरे में चल चल मैं 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 आपको आपको बताती बहूं कि डॉक्टर ने क्या कहा। मैं उन्हें कमरे में ले गई और सारी रिपोर्ट उनके सामने रख दी, जिन्हें पढ़कर रवि के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वह मुझे अविश्वास से देखने लगा। फिर वह रिपोर्ट दूर फेंकने कहने लगा, यह कैसे हो सकता है मेरी माँ? मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती अपनी जबान से ये शब्द कहते हुए? आपने खुद ही अपनी सगी माँ के साथ ये सब। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी जब एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा था। रवि कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यह क्या बकवास कर रही हो? मैंने कहा, तो आपके अलावा घर में कौन होता है? रात भर आप अपनी माँ के कमरे में क्या करते हैं? उन्हें क्यों नशे का तेल लगाते हैं? मेरी बात सुनकर रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था इसलिए कि मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन वह लड़की मेरी माँ को पसंद न थी, इसलिए यह तेल लगाकर जब मेरी माँ गहरी नींद सो जाती तो मैं उनके कमरे की खिड़की से बाहर निकलकर उसे लड़की से मिलने जाता था, क्योंकि मेरी माँ मुझ पर नजर रखती थी। अगर मन नहीं सोती तो मैं अपनी प्रेमिका से मिलने नहीं जा पाता। तुमसे शादी हुई तो वह लड़की बहुत रोई, उसने हमारी शादी की। रात को खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, इसलिए वह रात मुझे उसके साथ गुजारनी पड़ी। मैं उसी के पास जाता हूँ, लेकिन मेरी माँ के साथ यह सब किसने किया ये मैं नहीं जानता। ये मेरे लिए एक नया खुलासा था जिसने मेरी पूरी हस्ती ही हिलाकर रख दी थी। खैर, अगली रात सास के कमरे में रवि खुद छुप गए थे। वह गली का चौकीदार था जो रवि को खिड़की से बाहर जाता देखकर उसी खिड़की से अंदर आता था और मेरी सास के साथ गलत काम करता था। जो खेल रवि मोहब्बत के नाम पर एक लड़की के साथ खेल रहा था, उसकी माँ भी उसी की पकड़ में आ चुकी थी। उस चौकीदार को रवि ने बहुत मारा, अपनी माँ का अबॉर्शन भी करवाया। जिस लड़की के पास रवि जाता था वह अच्छे किरदार की न थी। जब उस लड़की की सच्चाई उसे मालूम हुई बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं रवि को छोड़कर अपनी माँ के घर जा चुकी थी। मैं तलाक का केस भी दायर कर दिया था। रवि मुझे माफिया मांगता रहा, लेकिन क्या यह मेरे लिए आसान था? क्या हर बार औरत मर्द की ऐसी गलतियों को सिर्फ इसीलिए माफ कर दे कि उसका घर बस जाए? क्या ऐसे पति को पत्नी माफ कर दें ताकि उसका घर बस जाए और वह दुनिया के सामने सर उठाकर चल सके? या फिर ऐसे पति से तलाक ले लेनी चाहिए?